तो चलिए पहले कुछ डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव नोटिस्ड सम ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज़ इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो उसी को बताना था कि कौन कौन से मैटर्स होते हैं जिसको आपको रिपोर्ट करना है एज एन ऑडिटर रजिस्ट्रार को। तो जो मैटर्स हैं वो सब कुछ डिस्क्लोज नीचे मैं लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ द ऑडिटर नोटिसेस दैट देयर आर सम सीरियस irregularities in the working of the society, he may report these special matters to the registrar, drawing his specific attention to the points. Registrar on receipt of such special reports may take necessary action against the society. और डीपली कौन से केसेस जो हैं जो आपको यहाँ पे नेसेसरी हो जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, तो वो था पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय मेंबर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स और स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। ये सब कुछ आपको उसमें दिखाना था। मैटर्स है जिसको रिपोर्ट करना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। आगे हम MCQ भी हम सोल्व करेंगे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन था अनमोडिफाइड ओपिनियन वाला। तो उसमें क्या पूछ रहा था, व्हाट आर द अप्रोप्रिएट एंड विच फ्रेजेस आर इनअप्रोप्रिएट वाइल ड्राफ्टिंग एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो जो अप्रोप्रिएट होते हैं वो आप भी जाते हैं, यहाँ पे तो मैं डिफाइन कर दूँ अनमोडिफाइड ओपिनियन होता क्या है, उसके बारे में लिख दिया। फिर देखिए, in our opinion the accompanying financial statements presenting fairly in all matters respect, और क्या क्या लिखते हैं, in accordance with the applicable framework और financial reporting. In our opinion the accompanying financial statements give true and fair और जो हम नहीं इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, और देखिए द फ्रेजेस प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मैटर्स रिस्पेक्ट, ये सब हम इंक्लूड करते हैं। और जो नहीं इंक्लूड करते हैं वो यहाँ पे है, when the auditor expresses unmodified opinion it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation or subject to in relation to the opinion, as these suggest conditional opinion or may weaken the modification of opinion. तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ सब कुछ, फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टोटल चीज़ें मैं आपको बता दिया। आगे देखिए, एक यहाँ पे CA थे, उनके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया है रिकॉन्साइल के टाइम पे, रीपरफॉर्मेंस, उसके और भी टाइप्स लिखना है, इंस्पेक्शन, ये सब उसमें लिखना था। और क्वेश्चन जिसको डिटेलली पढ़ें तो वो ये था, सीधा पढ़ते हैं कि द ऑडिटर सेल बी रिस्पॉन्सिबल, ये बोल रहा है कंपनी, फॉर द डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स दैट में हैपन इन द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब क्या बोल रहा है, द ऑडिटर ऑब्जेक्ट कर देता है इस चीज़ को। अ क्लाउज इन द अपॉइंटमेंट लेटर, डिस्कस द लाइट ऑफ स्कूप ऑफ ऑडिट। इस केस में स्कूप ऑफ ऑडिट क्या क्या होगा, तो स्कूप ऑफ ऑडिट आपको बता देना था, और जो उसमें इंक्लूड नहीं होता वो चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी थी। अगला देखिए, अगला जो था वो क्या था, हाँ, विच सैम्पल सिलेक्शन मेथड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग 2 केसेस। 2 केसेस थे। केसेस क्या थे मैं मानता हूँ प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी टाइम नहीं, मैं क्लियरली आपको बता दूँ, बाद में डिटेल सोल्यूशन इसका अपलोड कर दूंगा। इसके बाद MCQ तुरंत डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। द ऑडिटर डिवाइड द ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, 3 ग्रुप में डिवाइड कर देता है, किसमें, 20 लाख में, 10 से 20 लाख में, और बिलो 10 लाख, मतलब इस तरीके से डिवाइड कर दिया। और सिलेक्ट करता है परसेंटेज, जितने आइटम्स उसने सिलेक्ट कर रहा है, तो किस में आता है, यह आता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। ये मेथड इंक्लूड होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को और टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं इसमें, इट इज ट्रीटेड एज इफ इट वॉज ए सेपरेट पॉपुलेशन एंड इफ यहाँ पे मतलब प्रोपोर्शनेट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा जो था वो था कि द ऑडिटर यूज द सैंपल ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव चेक्स, यानी कि सबको चेक कर रहा है, टू टेस्ट वेदर द चेक्स आर साइंड, मतलब एक में कि जो उस पर साइन होनी चाहिए वो अथॉरिटी में एक्चुअली है कि नहीं है। देन पिकिंग 50 सिंगल्स की, एक ही बार ना चेक करके वो एक एक करके सारा चीज़ें चेक कर रहा है। तो ये किस में आएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। इसी में ऐसा बात जो है वो लिखा गया था। और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या था, मिस्टर जे an articled clerk with a big chartered accountants firm, he is a part of engagement team which is conducting an audit of a company for the first time. They are assigned with the work of preparing audit engagement letter. Mr. J is not sure how to go about this work, कि कैसे प्रिपेयर करना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, तो वही बताना था। तो मैंने बता दिया कि इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो एक लेटर है जो कि समझिए कि एक तरीके का एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। एक और क्वेश्चन था कंफर्मेशन लेटर के बारे में, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब डायरेक्ट वहाँ पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की बात की जा रही थी जिसमें वो कंफर्मेशन लेता।
और बोला क्या था उस क्वेश्चन में कि ट्रेड रिसीवेबल से जैसे ही उसे कन्फर्मेशन मिलता है तो उस पर क्या क्या एक्शन ले सकता है, तो उसको हमने पूरा यहाँ पे बता दिया है। अ लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल सेलेक्टेड फॉर कन्फर्मेशन शुड बी गिवन टू द एंटिटी फॉर preparing request letter for confirmation, which should be properly addressed. The auditor should maintain strict control to ensure that correctness and proper dispatch of the letters. It should be ensured that confirmation as well as any undelivered letters are returned to the auditor and not to the client. Any discrepancies revealed by the confirmations received or by the additional tests carried out by the auditor may have bearing on the other accounts not included in the original sample. The company should be asked to investigate and reconcile the discrepancies if any. अगर होता है तो ये सब करना पड़ता है। हालांकि जो ट्रेड रिसीवेबल से रिक्वेस्ट करते हैं उसमें जो कंटेंट्स थे ऊपर में लिख दिया हूँ कि वो होता क्या है। ये हो गया। और कोई क्वेश्चन था? एक सेकेंड, MCQs देख लेते हैं, उसके बाद सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें पूछ रहा था, मैं जान रहा हूँ मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझ में आया कि हाँ पॉइंट क्या था, एक्चुअली में पॉइंट क्या लिखना था वो चीज़, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं जल्दी बता देता हूँ, 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरा। और विच वन पॉइंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो ऑप्शन था डी, स्टैंडर्ड्स एंश्योर्स कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क्स एट पार विद द लोकल प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें क्या पूछ रहा था, डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो आंसर जो था आपका था सी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म ऑडिट इंगेजमेंट, नॉट अ पार्ट। आगे देख लेते हैं। थर्ड वन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक सेकंड। द ऑडिटर आल्सो साइंड द कन्फर्मेशन लेटर सेंड टू द वेरियस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर कन्फर्मिंग देयर बैलेंसेज एज ऑन इतना। UDIN इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड बाय द ऑडिटर फॉर किस चीज़ के लिए? एक्सपोर्ट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर सर्टिफिकेट ओनली, बी। फोर्थ का देख लेते हैं डायरेक्टली। एक सेकेंड, यहाँ पे था क्या, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल इथिक्स इज डिसरिगार्डेड बाय हिम। ऊपर जो भी केस है उसमें था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस फ्रॉम द HGB लिमिटेड क्रिएट्स विच थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिटर्स। तो वो था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट किया गया। ऊपर केस स्टडी आप पढ़ोगे तो ये चीज़ पता चलेगा। अगला देख लेते हैं, सिंस इट बिकेम इम्प्रैक्टिसेबल। अच्छा क्वेश्चन सीधा पढ़ते हैं, क्या था, became impossible to perform alternative procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and conditions of inventory. CFB shall, अब CFB को क्या करनी चाहिए थी, modify the opinion in the auditor's report in accordance with the SS 705 as a result of scope limitation. अगला देखिए, which assertion concerning the bifurcation of the employee expenses into various heads is being verified by CAB. कौन सा assertion? Disclosures के स्टडी से क्वेश्चन था। ऊपर के स्टडी की मैंने पूरा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉल विद इन द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GHB लिमिटेड। तो उसका जो सीधे आंसर दिखा देता हूँ वो था आंसर आपका डी, इन टर्म्स ऑफ कोड ऑफ कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू get themselves certified that financial controls and systems of risk management are robust and defensible. अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर भी है क्या, नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग नीड नॉट टू बी, जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि, और यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि उतना टाइम नहीं है भाई। मैं जल्दी बता देता हूँ, आप एक बार सोच लेना। बाद में इसका एक लॉन्ग लगभग 3 घंटे का वीडियो, 3 नहीं लेकिन 2 घंटे का वीडियो जरूर होगा जिसमें इसको टोटल डिटेल कंप्लीटली सोल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड बाय द ऑडिट टीम एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव असाइनमेंट, नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्या? ड्राफ्ट ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला देखते हैं, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द ज्वाइंट ऑडिटर्स व्हाट कोर्स ऑफ एक्शंस कैन मिस्टर MS क्रिश एंड कंपनी कैन टेक व्हाइल इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो जो आपका इसका आंसर है, इसका भी आंसर है डी, दे कैन इशू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट and the audit report issued by the joint auditor shall make a reference to each other's audit report. अगला 11th का देख लेते हैं, the security premium on account of Pawan Limited cannot be applied for which of the following purpose. तो आंसर था बी, writing of debit balances in the P&L account. 12 देख लेते हैं, इसमें था कि how much is the society allowed to contribute to the charitable purpose, कितना,
नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद 10% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। 10% किसका? नेट प्रॉफिट का, इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 13 का देख लेते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इवेंट्स, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या क्वेश्चन। एबिलिटी टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज गोइंग कंसर्न डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे था फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हालांकि इसका आंसर जो था वो शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज, क्या था? शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाई, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर, इनएबिलिटी टू कंप्लाई, सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, ये सब नहीं था, शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज। आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट रिपोर्ट विल ऑडिटर इशू इफ द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट a material uncertainty exists and adequate disclosure of material uncertainty is made in the financial statement by the management। तो वो था क्या? unmodified opinion, C। if the auditor is of the opinion that the written representation are not reliable, what kind of opinion he should issued by him? कौन सा ओपिनियन होता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, करेक्ट ऑप्शन। और लगभग हम कितना 30 ये और 20 या 25 का उधर, मतलब चलो हाफ पेपर हम कर लिए, मान कर चलते हैं 50 से 55 और बाकी के 50 से 55 जो हाफ एन आवर में लेंगे वो बाद में हम उसको सोल्व करेंगे। हालांकि इसका जो है मैं वो ले लिया हूँ कितने तक, 50 से 55% तक, और बाकी के 50% आगे हम सोल्व करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अब बाकी जब सोल्व करूँ तो पूरा डिटेल में सोल्व करूँ, इस तरीके से क्विकली नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या बता रहा है ये, वो पूरा डीपली आपको बताऊँ, क्योंकि ऑडिट बहुत डीप होता है। ठीक है, अगले पार्ट के लिए आप वेट कीजिए।